ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जाकिर हुसैन, दिल्ली कॉलेज इवनिंग। आज मैं आपसे आधुनिक काव्य 2 के अंतर्गत मगध की काव्य भाषा पर चर्चा करूंगा। इस इकाई के अध्ययन द्वारा आप निम्नलिखित बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। काव्य भाषा से क्या तात्पर्य है, इसे जान सकेंगे। श्रीकांत वर्मा कृत मगध की काव्य भाषा पर विचार कर सकेंगे। शब्द लाघव, व्यंग्यात्मकता, प्रतीकात्मकता, बिंब विधान, तुक योजना के आधार पर मगध की काव्य भाषा से परिचित हो सकेंगे। समय और परिस्थिति बदलने के साथ साथ व्यक्ति के बदले हुए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा में भी बदलाव संभव है। समकालीन हिंदी कविता के दौर में भाषा स्तर पर आने वाले बदलाव समाज की बदली हुई परिस्थितियों को दर्शाते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक द्वंद्व, अधर्म, अन्याय, अलगाव आदि को समकालीन कविता में भाषाई कौशल द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। श्रीकांत वर्मा ने कवि रूप में काव्य रचना करते हुए भाषा के नए नए प्रयोग किए हैं। ऊपरी तौर पर स्पाट दिखाई देने वाली उनकी भाषा अर्थ गांभीर्यपूर्ण है। सरल दिखाई देने वाले उनके शब्द वक्रता को साथ लेकर चलते हैं। मगध की भाषा की विशेषता यह है कि छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से कवि ने संभावनाओं के अनेक द्वार खोलकर पाठक के समक्ष रख दिए हैं। मगध काव्य संग्रह में संग्रहित कविताओं की भाषा पर विचार करते हुए हम उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का प्रथम एवं प्रधान माध्यम होती है। शब्द और अर्थ के परस्पर एक हो जाने पर काव्य की सृष्टि होती है। कवि भाव और विचार के अनुरूप भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। परंपरा से रस, छंद, अलंकार, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण काव्य को भाषा की कसौटी पर परखा जाता है। आधुनिक काल के कवियों ने धीरे धीरे काव्य शास्त्रीय परंपरा को परंपरागत रूप में न अपनाकर उसमें परिवर्तन किया। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता के दौर में काव्य प्रवृत्तियों के बदलने से काव्य भाषा एवं शिल्प में भी बदलाव आया। काव्य में अनुभूति, कल्पना के समन्वय द्वारा समसामयिक विषयों पर काव्य रचना की जाने लगी। काव्य भाषा को लाक्षणिकता, बिंब विधान, प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता के साथ सीधे सीधे जोड़ा गया। हर युग की अपनी एक भाषा होती है। कविता को काव्य भाषा की कसौटी पर परखने के पैमाने अब बदल गए हैं। कविता जन सामान्य के बीच से निकलकर शब्दाकार ग्रहण कर फिर जन सामान्य के बीच में चली जाती है। इसलिए इस युग की कविता की अभिव्यक्ति में सादगी है, परंतु इस सादगी में भी भाषा की वक्रता निहित है। आधुनिक बोध से पूर्ण आधुनिक काव्य में काव्य भाषा का नया रूप देखने को मिलता है। यही नया रूप श्रीकांत वर्मा की काव्य भाषा में भी है। अपने युग के प्रति सजग रचनाकार इतिहास के उन पात्रों, घटनाओं एवं स्थलों को चुनता है जिनके माध्यम से वह अपनी युगीन समस्याओं को उजागर कर सके। श्रीकांत वर्मा ने मगध में समकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को उसकी विडंबनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। भावों और विचारों के अनुरूप बोलचाल के निकट की भाषा को उन्होंने कविता के लिए चुना है। बाहरी रूप में साधारण दिखाई देने वाली उनकी काव्य भाषा असाधारण, गहन अर्थ ध्वनित करती दिखाई देती है। समकालीन कवियों में श्रीकांत वर्मा का विशिष्ट स्थान है। प्रयोगशील कवि की भांति इन्होंने केवल अनुभूति के स्तर पर ही नए नए प्रयोग नहीं किए, बल्कि अभिव्यक्ति के स्तर पर भी नए नए प्रयोग किए हैं। वर्मा जी ने राजनीतिक चेतना के समग्र बोध को चित्रित किया है। शिल्प की दृष्टि से उन्होंने भाषा के अनूठे प्रयोग किए हैं। बिंब, दृश्य, प्रतीक, शब्द लाघव द्वारा उन्होंने काव्य परंपरा और प्रयोग को नया आयाम दिया है। उनकी भाषा में कहीं कहीं जो आक्रामकता और तीखापन है वह उनके भाषा प्रयोग का एक हिस्सा है। मगध काव्य संग्रह 56 छोटी कविताओं का संग्रह है। कवि ने थोड़े शब्दों के जरिए गहन अर्थ को अभिव्यक्ति दी है।
आम बोलचाल की सरल भाषा में लिखी गई मगध की कविताएं अर्थ गांधीर्य की दृष्टि से गहरी संवेदना लिए हुए हैं। कविता की सालगिरह उनकी सबसे छोटी कविता है, जिसमें केवल 9 शब्द हैं। जो लिखा व्यर्थ था, जो नहीं लिखा अनर्थ था। साधारण सी दिखाई देने वाली इस कविता में कवि हृदय की गहरी टीस दिखाई देती है। यह टीस कहीं ना कहीं कुछ हाथ से छूट जाने की है, जो कहीं लिखे गए की पहचान बनाने की है। कृपा है महाकाल की छोटी कविता में कवि ने नए मानवीय मूल्यों के साथ सामाजिक बदलाव को महसूस किया है। वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने को अन्य से बेहतर समझता है। बेहतर होने का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ होना। अधूरे होने का अर्थ हर व्यक्ति अपनी सुविधानुसार लगाता है। किसी के लिए वह पूरे होने के समान है और किसी के लिए आधा होना उसी प्रकार अधूरा है जिस प्रकार पूरा होने पर भी निरर्थक होना। शब्द लाघव के जरिए ऐसी गहन संवेदना उनके काव्य की विशेषता है। मगध उस व्यवस्था का प्रतीक है जिसमें शांति है। उसकी शांति भंग करने का दुस्साहस अब कोई नहीं करेगा। कवि चिंतित है यह सोचकर कि अवंती, कौशल और विदर्भ में अब शासक नहीं रहे। इस एक पंक्ति में उस शासन व्यवस्था का पूरा चरमराता ढांचा हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है। सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है कि सच में अब वह नगर शासक विहीन हो गए, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अब वहाँ के शासक इस लायक नहीं रहे कि उन्हें शासक कहा जाए। कौशल में विचारों की कमी है। अकेली यह एक पंक्ति अव्यवस्था के प्रति गहरे अवसाद के स्वर को उजागर करती है। विचार ही अभिव्यक्ति को बौद्धिक बनाते हैं। जिस राज्य में विचारों की ही कमी है वहाँ सुशासन की बात करना ही व्यर्थ है। मगध की कविताओं में ऐसे अनेक शब्द हैं जो दिखने में तो छोटे और सरल दिखाई देते हैं, परंतु उनके भीतर छिपे अर्थ कवि हृदय का रोष, निराशा, संत्रास व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्द हैं जड़, नियम, हस्तक्षेप, माया, मृग प्रमाण, सदमा आदि। ये शब्द श्रीकांत वर्मा ने कविताओं के शीर्षक के लिए चुने हैं। इन शब्दों का प्रयोग जनसाधारण द्वारा कई बार किया जाता है, परंतु कवि ने विशिष्ट संदर्भों में इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये विशिष्ट संदर्भ हैं समकालीन परिस्थितियों से जुड़ी विसंगतियों के। यहाँ विषय वस्तु के अनुरूप काव्य भाषा को गढ़ा गया है। शब्द लाघव के जरिए काव्य क्षेत्र में अपनी बात कहना उपन्यास, नाटक या अन्य किसी साहित्यिक विधा की अपेक्षा कठिन कार्य है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करके कवि ने जिस काव्य सौंदर्य के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है वह श्रीकांत वर्मा ही कर सकते हैं। व्यंग्य शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, व्यवस्था, अव्यवस्था, जीवन, मृत्यु, न जाने कितने ही विषयों पर कवि ने इस काव्य संग्रह में व्यंग्यात्मक ढंग से अपनी बात रखी है। मगध में समकालीन राजनीति का स्वर प्रमुख है। कवि ने इतिहास के जरिए अपने विचारों को वाणी प्रदान की है। इतिहास का उन्होंने पूर्ण ऐतिहासिक रूप में प्रयोग नहीं किया है। अतीत को कवि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। स्वतंत्रोत्तर भारत की जो तस्वीर एक कवि होने के नाते श्रीकांत वर्मा को नज़र आती है वह साधारण सी दिखाई देने वाली आम जनता को नहीं, या नज़र भी आती है तो सब कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं, और कोई साहस करता भी है तो उसके पास कहने की भाषा नहीं होती। कवि ने बेखौफ होकर व्यवस्था और समाज के भय से मुक्त होकर अपनी बात रखी है। बात अव्यवस्था की हो, विसंगति की हो और उसमें व्यंग्यात्मकता न हो, ऐसा असंभव है। कवि ने आरंभ में ही व्यंग्य भरे शब्दों में कहा है, हमारा क्या दोष, न हम सभा बुलाते हैं न फैसला सुनाते हैं, वर्ष में एक बार काशी आते हैं, सिर्फ यह कहने के लिए
कि सभा बुलाने की भी आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका है। कवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से उन सभाओं और उनमें लिए जाने वाले फैसलों के प्रति तीखा रुख अपनाया है। जनता यहाँ मूक दर्शक से बढ़कर कुछ नहीं है। यह फैसला लिया नहीं थोपा जाता है। इस फैसले को कवि ने पूर्व निर्धारित माना है, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि यह फैसला जन्म से पहले ही हो चुका है। सभासद फैसला थोप कर चले जाते हैं और मूक जनता मूक दर्शक बनी मुंह लटकाए रह जाती है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ऐसे शब्दों के अर्थ और पैमाने ही बदल गए हैं। इतना ही नहीं, लोग न्याय अन्याय की परिभाषा भूल चुके हैं। चिल्लाता कपिलवस्तु में श्रीकांत वर्मा ने फिर व्यंग्य के जरिए अपनी बात कही है। उज्जैनी में न्याय की सोच रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कवि की नज़र में तो अब उज्जैनी इस लायक ही नहीं रही कि उस पर शासन किया जाए। किसी में न दया है न हया, इंसानियत दम तोड़ चुकी है। लोग स्वार्थी हो गए हैं। मगध में भी ठीक ऐसा ही है। वहाँ न कोई ताकतवर है न कोई कमज़ोर। काशी की स्थिति तो इनसे भी बदतर है। यहाँ जीवित और मृत के बीच का अंतर भुलाकर मानवता की हत्या हो चुकी है। कपिलवस्तु के लिए चिल्लाना वास्तव में उस सुख की कल्पना के लिए चिल्लाना है जहाँ मनुष्य को मनुष्य समझा जाए, वहाँ इंसानियत जिंदा हो और लोग भले बुरे के बीच का अंतर समझते हों। मिथिला क्यों नहीं कविता के माध्यम से ऐसे शासकों को उनके कर्तव्य बोध को लेकर व्यंग्य कसा गया है। ये ऐसे शासक हैं जो राज्य में कवि, गायक, मूर्तिकार के न होने से चिंतित हैं। यहाँ व्यंग्यात्मक स्वर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक राज्य में इन तीनों के बगैर तो काम चल सकता है, परंतु संपत्ति, सेना और मंत्री परिषद के बिना काम नहीं चल सकता है। इन तीनों से मिलकर एक राज्य सुदृढ़ बनता है, उसकी नींव मजबूत होती है। इसलिए शासक को केवल भोग विलास के सुख साधनों के विषय में न सोचकर समग्र राज्य के सुख के लिए चिंतित होना चाहिए। ये चिंता केवल राजा की नहीं है, उसके उत्तर राज्याधिकारियों की भी होनी चाहिए। धर्म की मर्यादा अगर भुला दी जाती है तो केवल विनाश होता है, जैसे हस्तिनापुर में महाभारत के रूप में हुआ था। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं, जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यह उस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था पर व्यंग्य कसा गया है जहाँ केवल अंधे, गूंगे, बहरे लोग हैं। उन्हें देखने, कहने, सुनने का अधिकार नहीं है। किसी को नियुक्त किया जाता है तो रक्षा करने के लिए, परंतु यहाँ अनसुनी करने के लिए नियुक्त किया गया है। कवि ने तीखे शब्दों में ऐसी शासन व्यवस्था पर व्यंग्य प्रहार किया है। यह केवल हस्तिनापुर, उज्जैनी या मिथिला की समस्या नहीं, बल्कि आज के भारतीय समाज की भी है। जनता के सुख दुख की अनदेखी करना शासन व्यवस्था का अनिवार्य अंग बन गया है। राजनीतिक मोहभंग से उत्पन्न क्षोभ और निराशा यहीं समाप्त नहीं होती है। शासन को खुश करने वाले चापलूसों के विरुद्ध भी कवि हृदय में तीखा रोष है। रोष इसलिए क्योंकि यही वर्ग प्रजा के सुखी होने की झूठी खबर शासक तक पहुंचाता है। राजा सुनी सुनाई बात पर विश्वास भी कर लेता है। महाराज बिना रहे कोई किस तरह सुखी रह सकता है, सोचा है आपने? एक एक शब्द में तीखा व्यंग्य छिपा है। सीधे शासक से संवाद किया गया है कि कोई बिना कुछ कहे भी सुखी रह सकता है। अर्थात जहाँ जनता को बोलने का, कुछ कहने का अधिकार नहीं, वहाँ कोई सुखी कैसे रह सकता है? जब व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है तो वह चेतन से जड़ हो जाता है, और जड़ का सुखी या दुखी होना कोई मायने नहीं रखता है। चारों तरफ यही भ्रम है कि प्रजा सुखी है। एक झूठ के बल पर शासक खुशफहमी में जीता है। जो शासक मदिरा, प्रमाद, आलस्य में घिरे हैं, कवि ने उनकी तीखे शब्दों में कटु आलोचना की है। ऐसे शासकों का होना न होना बराबर है। शासक के न होने का अर्थ है धर्म का न होना। शासक साथ ही कानून, व्यक्ति, समाज व्यवस्था का न होना। ऐसे शासकों के अधीन होकर नगर भी
अपने वजूद को लेकर चिंतित है। इतिहास को प्रसंगानुकूल बनाकर कवि ने अनेक मौलिक परिवर्तन किए हैं। कवि ने विरोधी परिस्थितियों में पात्रों, स्थलों और घटनाओं को संघर्ष करते हुए सही मार्ग खोजने की ओर प्रयासरत दिखाया है। वास्तव में ये मार्ग खोजना हर उस व्यक्ति का मार्ग खोजना है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा है। इन विचारों को कवि ने सीधी सपाट किंतु तीखे तेवर वाली व्यंग्यात्मक भाषा के जरिए अभिव्यक्ति दी है। श्रीकांत वर्मा ने उन नगरों की पीड़ा को भी व्यंग्यात्मक स्वरों में उभारा है जिनका वजूद अब न के बराबर रह गया है। ऐसे नगरों की रखवाली के लिए सैनिक भी तैनात हैं और वे सुरक्षा के उद्देश्य से दुर्ग के इधर उधर चक्कर भी लगा रहे हैं। व्यंग्य उस व्यवस्था के प्रति है जिसमें जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। जहाँ सुरक्षित रखने के लिए कोई नहीं बचा वहाँ सिपाही घूम घूम कर लोगों को सुरक्षित रखने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। ये व्यंग्य ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अंधायुग में सोने गलियारों में सैनिक तैनात हैं। जहाँ रक्षा के लिए कोई नहीं बचा, तक्षशिला एक नगर है जो अपने उजड़ने पर पछता रहा है। कवि ने मानवता के उजड़ने के दर्द को तो महसूस किया ही है, साथ ही साथ उन नगरों के उजड़ने के दर्द को भी करीब से महसूस किया है। जर्जर निस्सहाय दिखने वाली तक्षशिला प्रश्न करती है कि अगर मुझे उजड़ना ही था तो मुझे रचा क्यों गया, अगर मुझे उजाड़ना ही था तो मुझे रचा क्यों गया। ये कितना तीखा व्यंग्य है उस समाज के प्रति, उस शासन के प्रति जो अपने नगर की रक्षा करने लायक भी नहीं है। सिर्फ एक ठोका रह रहकर चिल्लाता है, किसने मुझे रचा है। यह न सुरक्षित होने का दर्द समकालीन भारत में भी है। आज भी वह दर्द डर के रूप में, किसी न किसी विडंबनापूर्ण विसंगति के रूप में भारत की सुख शांति को आहत कर रहा है। कवि ने राजनीतिक जीवन व अव्यवस्था से उत्पन्न विसंगतियों का उपहास उड़ाया है। इससे पाठक को समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए नई दृष्टि, नया नज़रिया मिला है। भाषा के व्यंग्यात्मक पहलू को अपनाकर मगध में प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया है। मगध की कविताएं ऐतिहासिक परिवेश से जुड़कर भी कवि समय और समाज से सीधे संवाद करती दिखाई देती हैं। समकालीन विसंगतियों एवं विडंबनाओं को केवल तीव्र प्रखरता के साथ उद्घाटित ही नहीं किया गया है, बल्कि मनुष्य को उन विसंगतियों और विडंबनाओं से निजात दिलाने का भी प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक तकनीकी युग में भाववाद का स्थान बुद्धिवाद ने ले लिया है। ऐसे में अतीत की ओर जाकर एक सुखद भविष्य की कामना का स्वप्न देखा गया है। कवि ने ऐतिहासिक मिथक को लेकर प्रतीकात्मक और सांकेतिक रूप में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रतीकों का सीधा संबंध मनुष्य से है, जो सांकेतिक रूप में रचनाकार युगीन समस्याओं को उद्घाटित करते हैं। मगध पूर्णतः मिथकीय प्रतीकात्मक काव्य नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं इसकी भाषा प्रतीकात्मक हो गई है। किसी भी लेखक या कवि की सबसे बड़ी विशिष्टता यह होती है कि वह जिस परिवेश की बात कर रहा है उसमें गहराई से उतरकर समकालीन समस्याओं को उद्घाटित करने में समर्थ हो। श्रीकांत वर्मा ऐसे ही कवि हैं। कवि ने इतिहास से उन नगरों के नामों को प्रतीकात्मक रूप में लिया है जो कभी अपनी विशिष्ट पहचान रखते थे, और आज स्थिति यह है कि उनका पूरा भूगोल ही बदल गया है। तक्षशिला, अवंती, मगध, मथुरा, मिथिला, उज्जैनी, नालंदा, अमरावती आदि ऐसे ही नगर हैं जिनके दर्द को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया है। आज ये नगर अपने वजूद को तलाशते नजर आ रहे हैं। जहाँ कभी प्रेम व सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ करता था, उनके अस्तित्व के कहीं खो जाने की पीड़ा स्वयं कवि ने अनुभूत की है। आज ये नगर सूने, अकेले, लाचार हो गए हैं। यहाँ केवल भोग विलास का वातावरण है। कोई और अमरावती में कवि ने इस दर्द को भोगते हुए प्रतीकात्मक स्वर में लिखा है, इसके लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई नहीं चिल्लाता, दांव पर लगा दिया मैंने स्वयं को अमरावती के लिए। प्रतीक रूप में क्या यह स्थिति भारत की नहीं है? कभी भारतीय होना सबके लिए गर्व की बात थी, परंतु आज वस्तुस्थिति कुछ और है। आज न तो नेता ऐसे हैं
जो इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने में भी पीछे न हटें, न ही उनके अधीन राज्याधिकारी। केवल वोट बैंक को लेकर कोई राजनीति की जाती है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग जैसा राजनीतिक वातावरण हो गया है, जो देखने सुनने में जितना अटपटा लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसे अनुभूत करने में लगता है। कौशल मेरी कल्पना में एक गणराज्य है कहने के पीछे कवि का विशिष्ट प्रयोजन है। स्वतंत्र भारत में भी भारतवासियों ने एक सुखद गणराज्य की कल्पना की थी, परंतु वह कल्पना ही रह गई। देश स्वतंत्र जरूर हुआ, परंतु मुक्त नहीं हो सका। भारत का अपने गौरवान्वित इतिहास रहा है और उसी इतिहास को प्रतीकात्मक रूप में कवि ने पाठकों के समक्ष रखा है। नागरिकों का जुआ खेलना, ऊँघना, पुलकित न होना उनकी निराशा, हताशा और संतराश को दर्शाता है। जहाँ चारों ओर अव्यवस्था का माहौल है, वहाँ की स्थिति को कवि ने प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया है। कौशल में विचारों की कमी। कविता में विचार शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। विचारहीन होने का अर्थ है मनुष्य का क्रियाशील न रहना। शासन व्यवस्था में तालमेल का अभाव है। संगठनहीन होने पर विचारों के होने की बात सोचना हास्यास्पद है। वसंत सेना में सीढ़ियाँ प्रतीक हैं ऊपर और नीचे जाने का। सीढ़ियाँ शब्द केवल उन सीढ़ियों के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया जो मकान में नीचे छत या ऊपर तक ले जाने का काम करती हैं, बल्कि ये सीढ़ियाँ प्रतीक हैं उन्नति और अवनति, मान और अपमान, हार जीत, आशा निराशा, सबसे महत्वपूर्ण जय पराजय की। बालू प्रतीक है उनका जो अपने समक्ष किसी को ठहरने नहीं देते, बालू की तरह जो अपने में समेट लेते हैं। रास्ता शब्द मगध में कई कविताओं में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने कई जगह कहा है कि मगध, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, उज्जैनी जाने वाले रास्ते अब वहाँ नहीं जाते हैं। इसका अर्थ आधुनिक समय में यह नहीं कि अब वहाँ जाने के मार्ग परिवर्तित हो गए हैं, बल्कि प्रतीक रूप में यह है कि अब ये नगर वैसे नहीं रहे जिस रूप में कभी इनकी पहचान हुआ करती थी। समकालीन भारत में जिस घोर निराशा को जनमानस झेल रहा था, कहीं न कहीं ये रास्ते उनकी स्थिति को भी उजागर कर रहे हैं। कवि स्पष्ट कहता है कि यह वह मगध नहीं जिसे तुमने किताबों में पढ़ाया, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। प्रतीकात्मक रूप में यह संकेत मगध के जरिए सीधे समकालीन भारत की ओर इशारा करता नजर आता है। प्रतीकात्मक रूप में इतिहास सृजनात्मक ढंग से कवि की कविताओं का हिस्सा बना है। ये कविताएं समग्र रूप से प्रतीकात्मक नहीं हैं। मगध की काव्य भाषा की यह विशेषता है कि इनमें मौलिक प्रयास करके कवि ने कई रंग भरे हैं। बिंब का सीधा संबंध मानस पटल से है। किसी भी वस्तु को देखने सुनने के बाद मनुष्य के हृदय में, उसके मस्तिष्क पर उसका एक बिंब सा उभर आता है। बिंब का उद्देश्य केवल चाक्षुष दृश्य उपस्थित करना नहीं है, वरन अनुभूति के स्तर पर सजीवता प्रदान करना भी है। श्रीकांत वर्मा ने भाव, चित्रात्मकता और उपयुक्त शब्द चयन के सामंजस्य द्वारा मगध के बिंब को प्रभावात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। सदमा कविता में कवि ने दर्पण और अपने आप के टूटने की बात कही है। समय के साथ साथ दोनों बिखर गए हैं। अंधकार में पूर्णिमा के चांद ने कुछ झीनी सी रोशनी दिखाई। चारों ओर पसरे सन्नाटे में जैसे सब कुछ खामोश हो गया है। पूर्णिमा थी, चंद्रमा था, दर्पण था। दर्पण पर हूबहू चंद्रमा सा था। चंद्रमा का अक्ष देर तक टिकने के बाद खिसकता हुआ चंद्रमा चौखट के बाहर जा चुका था। कल्पना और बिंब का घनिष्ठ संबंध होता है। कवि ने प्रकृति को इस रूप में दर्शाया है कि चंद्रमा का दरवाजे से बाहर जाने का बिंब कल्पित हो जाता है। बुद्धकालीन गणिका का स्वप्नभंग में बिंब प्रयोग द्वारा सजीव चित्रात्मक वर्णन किया गया है। हाथ फेरते ही ठनकते हैं स्तन, नाभि से उठती है सुगंध, जंघा पर होते हैं सवार केवल खलिष्ट, उतारते हैं नदी में अश्व मालती, यह कल यह नहीं होगा। पीठ में भरे होंगे स्तन, जंघाएं स्मारकों की तरह
टूटी पड़ी होंगी। मगध में जिन काव्य बिंबों के सहारे कवि ने अपने भावों, विचारों को अनुभूति की तीव्रता के साथ व्यक्त किया है, वे मानवीय संवेदना को गहराई तक स्पर्श करते हैं। ये बिंब चाक्षुष बिंब के साथ साथ अनुभूतिपरक बिंब भी हैं। बिंब भाषा की चित्र शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। अमूर्त संवेदनाओं को मूर्त करने का कार्य बिंब द्वारा भली भांति हो जाता है। छाया कविता में छाया के संबंध में जिस काव्य बिंब के जरिए कवि ने अपनी बात कही है, वह किसी शब्द चमत्कार से कम नहीं है। मैंने रोंदा, कराही, बुलाया, शर्माई, डपटा, पिंडलियों से लिपट गई, कहा पीछा छोड़ो, ठिठकी। पढ़ते पढ़ते पूरा चित्र आंखों के समक्ष आ जाता है। एक एक शब्द के साथ तादात्म्य स्थापित होकर कवि की दिखाई गई दुनिया में हम प्रवेश कर जाते हैं। विचार प्रधान इस कविता की काव्य भाषा की एक विशेषता यह भी है कि कवि ने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ अपने विचारों को सीमित दायरे में बिंब द्वारा संप्रेषित भी किया है। ध्वन्यात्मक समानता ही काव्य शास्त्रीय संदर्भों में तुक योजना कहलाती है। मगध की कविताओं में वैसी तुकबंदी देखने को नहीं मिलती है जैसी अन्य कवियों के काव्य में। श्रीकांत वर्मा अपने युग के ऐसे कवि हैं जिन्होंने न केवल अनुभूति के स्तर पर नए नए प्रयोग किए, अपितु अभिव्यक्ति के स्तर पर भी नवीन प्रयोग किए हैं। इन्होंने तुक योजना के परंपरागत रूप को नहीं अपनाया, बल्कि शब्दों की तुकबंदी से ज़्यादा अनुभूति और अभिव्यक्ति की तुकबंदी इनके काव्य में दिखाई देती है। फिर भी कुछ कविताओं में तुक योजना बीच बीच में नजर आती है, परंतु इनकी कविताओं की विशिष्टता यह है कि सपाट बयानी के बीच में कुछ क्षण के लिए कवि तुक योजना के द्वारा चमत्कार उत्पन्न कर देता है। जो आता है दुख पाता है, जो जाता है दुख जाता है। ऐसी ही तुक योजना लिच्छवी कविता में देखने को मिलती है। हाट सजेंगे, बोली होगी, भिक्षा होगी, भिक्षुक होंगे, इच्छा होगी, इच्छुक होंगे। श्रीकांत वर्मा ने जिस तुक योजना का सहारा लिया है वह उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ साथ उनकी अनुभूति का अंग भी है। ये तुक वास्तव में उस संपूर्ण विडंबना को उजागर करते हैं जिसके बारे में कवि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहता है। मगध की तुक योजना में काव्य तनाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, जो भाव के स्तर पर तो है ही, अभिव्यक्ति के स्तर पर भी है। उन्नति, अवनति, अवसान, अभिमान, मढ़ेगा, गढ़ेगा, धर्म, शर्म, ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी तुक मिलती है। ये शब्द काव्य पंक्तियों में तुकांत रूप में नहीं आए हैं, बल्कि काव्य पंक्तियों के बीच में आए हैं। लेकिन इतना तय है कि इनकी तुक योजना द्वारा कवि ने पीड़ा, निराशा, अवसाद और उन अभिषिप्त मूल्यों को स्वर प्रदान किया है जो कवि हृदय को उद्वेलित कर रहे हैं। बंदी बंधाई लीक से हटकर की गई तुकबंदी इन्हें समकालीन कवियों की विशिष्ट श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। काव्य भाषा संबंधी इन विशेषताओं के अतिरिक्त मगध की काव्य भाषा से जुड़ी अन्य बातें भी हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पढ़ने में सरल और साधारण दिखाई देने वाली इन कविताओं में गहरी अर्थ संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, इन कविताओं में जो भाषा वक्रता है वह अपने आप में इसके काव्य सौंदर्य में चार चांद लगाती है। काशी का न्याय, अवंती में अनाम आदि ऐसी कविताएं हैं जिनमें भाषा वक्रता के उदाहरण देखे जा सकते हैं। एक बार पढ़ने पर कभी कभी वे सही अर्थ नहीं पहुंचने देती हैं, कभी कभी कुछ कविताएं अटपटी लगती हैं, परंतु इसी भाषा वक्रता है कि इन्हें जितनी बार पढ़ा जाए एक नया अर्थ, नई संभावना का द्वार खुलने लगता है। श्रीकांत वर्मा ने मगध की कविताओं में वैयक्तिक आत्मपरक शैली अपनाई है। मगध को मेरी तरह गंवा चुके हो, मैं फिर कहता हूँ धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। मैं मगध का नहीं अवंती का हूँ, यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता। कि मैं घर आ पहुँचा, मैं बूढ़ा हो चुका, लाठी पकड़ता आदि अनेक ऐसी पंक्तियाँ इनके इस काव्य संग्रह में हैं जहाँ कवि सीधे सीधे पाठकों के समक्ष अपने विचारों को रखता है। इतना ही नहीं, मैं शैली में अपनी बात कहकर जिन विसंगतियों, मोहभंग, स्वप्नभंग की बात कवि वैयक्तिक रूप में कहता है, वह सब ऐसा लगता है मानो स्वयं उनका भोगा हुआ संसार हो।
मगध की काव्य भाषा की एक विशेषता यह भी है कि कवि केवल अपने विचारों को ही नहीं रखता है, बल्कि अपने साथ साथ पाठक वर्ग के मन मस्तिष्क को भी आंदोलित करता है। इन कविताओं में समय समय पर प्रश्न किए गए हैं, जिस वजह से पाठक विचार मंथन के लिए कवि का उस विचार पथ पर सहयात्री बन जाता है। श्रीकांत वर्मा इतिहास के जरिए बातें कहकर समस्याओं को केवल रखते नहीं हैं, बल्कि उन समस्याओं की वजह क्या है, कौन उनके पीछे है, यह प्रश्न भी पाठक के समक्ष रखते हैं। काशी नगरी में बहते आते हुए शव को देखकर कवि प्रश्न करता है, पूछो तो किसका है यह शव। मगध से कौशल जाते हुए भी कवि बार बार प्रश्न कर राहगीर को सचेत करता चलता है कि वह तय कर ले कि उसे किस ओर जाना है। वह पूछता है, कौशल से होते हुए मगध जा रहे हो या मगध से होते हुए कौशल। अंतःपुर का विलाप में कवि चिंता व्यक्त करता है कि जब चारों ओर सब सलीके से रह रहे हैं, उत्कर्ष है, हर्ष है, फिर ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोग प्रलाप कर रहे हैं। वे जनता को सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि जब चारों ओर हर्ष, उत्कर्ष और प्रलाप, उत्कर्ष है तो प्रलाप क्यों। और केवल प्रश्न करके वे अपनी बात समाप्त नहीं करते, बल्कि उन्हें क्रियाशील होने को कहकर यह भी कहते हैं कि पता करो। ऐसे ही न जाने कभी खत्म न होने वाले कितने ही प्रश्नों की झड़ी कवि ने पाठकों के समक्ष लगा दी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मगध की काव्य भाषा की ऐसी कई विशेषताएं हैं जो पाठक वर्ग को ही नहीं, समस्त आधुनिक काव्य संसार को चौंका देती हैं। वर्तमान ढांचे के चरमराते रूप को कवि ने जिन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया है, वह अपने आप में अनूठा प्रयास है। समकालीन हिंदी कविता के क्षेत्र में इनकी काव्य भाषा चर्चा का विषय है। यह भाषा वह है जो पाठक को सीधे अपने साथ जोड़ देती है। कहीं कहीं पाठक एकदम सीधे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, वह शायद इनकी काव्य परिपाटी का ढंग है। परंतु जहां अर्थ तक एक बार में पहुंचा नहीं जाता, वहाँ थोड़े प्रयास करने पर अर्थ पकड़ में आ जाता है। मगध की काव्य भाषा लीक से हटकर है। यही वजह है कि मगध ने जिस कलात्मक ऊंचाई को छुआ है, वह श्रीकांत वर्मा के लिए निसंदेह अनुपम उपलब्धि है। मगध की कविताओं में सपाट बयानी के साथ साथ भाषा की आक्रामकता, वक्रता, तीखापन भी है। नए ढंग का शिल्प इन कविताओं में देखने को मिलता है। तो कई योजना का प्रयोग कवि ने विडंबना और विसंगति को उभारने के लिए किया है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रकार इतिहास को नए संदर्भों में, नए रूप में कवि ने प्रयुक्त किया है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भाषा के नए प्रयोग द्वारा अपनी सृजनात्मक प्रतिभा को भी दर्शाया है।